प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम लोग सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान जो आपका बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र में समानता। जैसा कि ये देख सकते हैं, लोकतंत्र में जो समानता अध्याय 1 हम लोग कंप्लीट आज करेंगे। तो इसका मैंने पार्ट 1 कल पढ़ाया था। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान के नाम से। ठीक है, हम लोगों ने भूगोल पूरा खत्म कर दिया है, साइंस में 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है, और ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान जो बुक है वो आज हम लोग स्टार्ट कल से कर रहे हैं, और ये पार्ट 2 है। ठीक है, हफ्ते में मैं आपको अलग अलग चैप्टर पढ़ाते रहूँगा हर बुक का। ठीक है, पहले मैं क्या करता था कि एक बुक उठाता था और पूरा कंप्लीट करता था, लेकिन अब से वैसा नहीं होगा। हफ्ते में 2 दिन ये 2 दिन वो। ठीक है, ऐसे वो अभी चलाएंगे। अभी दो पार्ट इसका कंप्लीट करके फिर से हम लोग इतिहास पे चाहे फिर से साइंस का आगे करेंगे। ठीक है, एक ही चैप्टर ना, एक ही खत्म करेंगे तो आपका सब पार्ट धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। तो बच्चों, लोकतंत्र में जो समानता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखिए, नहीं तो पार्ट 1 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 जल्दी से देखिए। पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। हम लोगों ने कल बात की थी गांधी जी वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनको वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया गया था, तो उनको ठेस पहुँची, जिसके कारण वो अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन चलाया, जिससे वहाँ पे रंग विरोधी जो आंदोलन थी वो समाप्त हुई। ठीक है बच्चों, आपको कल मैंने ये बता दिया था, ये पूरा बता दिया था। ठीक है, अब इसके आगे चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। तो चलिए आज से स्टार्ट किया जाए नया पार्ट 2, समानता एवं असमानता में व्यापक स्वरूप। समानता और असमानता, मैंने आपको कल इसका बेस्ट डेफिनेशन बताया था कि समानता किसे कहते हैं और असमानता किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो पार्ट 2 पहले पार्ट 1 जाके देखिए, पार्ट 2 फिर बाद में देखिएगा। उसके बाद मैंने प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा इसका भी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज के लोगों को दर्शाते हैं और असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। तो कल मैंने बताया था, जो एक महिला थी उसके घर में एक नौकरानी थी, वो वोट देने की जब जाती है तो उसको समानता नजर आता है, परंतु उसके व्यक्तिगत घर पे वो असमानता नजर आता है बच्चों। ठीक है, आपको कल बताया था, जाके देख लीजिएगा। तो ये कह रहा है बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये जो टॉपिक है आपका समानता और असमानता में व्यापक स्वरूप, तो समानता और असमानता में क्या अंतर है वो बताने वाला है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। असमानता जो है केवल एक व्यक्ति पर नहीं होती है, सब पे लागू हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, बहुत सारे लोग व्यवहार करते हैं। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं। आपने आप असमानता आपने कई बार सहा होगा। यदि किसी उच्च उच्च खानदान में गांव में रहते हैं तो आपको असमानता का देखने को भाव मिलता होगा कि किसी के यहाँ पे बड़े जाति के यहाँ पे गए तो आपको बैठना नहीं है उनके बिस्तर पे, या उनके किसी को सामान को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो वो सब असमानता है कि कुर्सी पे आप बैठ नहीं सकते उनके सामने, तो सब असमानता है बच्चों। ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, समझ गए। परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज के लोगों की सोच को दर्शाता है और असमानता का व्यवहार स्वरूप प्रस्तुत करता है बच्चों। तो चलो उसका उदाहरण देख लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। वैवाहिक विज्ञापन क्या है? वैवाहिक विज्ञापन जो है असमानता का अच्छा रूप है। यहाँ पे देखो लिखा है, हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन है। इन लोगों द्वारा विज्ञापन है इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। ये पाठ जो है आपका, ये जो है यहाँ पे विज्ञापन है, या आपको चैप्टर देखिएगा, आपको चैप्टर में होगा यहाँ पे, मतलब थोड़ा धुंधला है। ठीक है, स्क्रैच है, तो आप अपने चैप्टर में देखिएगा, वहाँ पे अच्छा से यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा है, वैवाहिक विज्ञापन का मतलब क्या है, असमानता का भाव क्या है। वैवाहिक विज्ञापन का मतलब क्या है, प्रचार। कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो प्रचार, तो अपने नाम के आगे लिख देगा सिंह, सचिन सिंह, अभिषेक सिंह। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह
जो शादी करता है वो क्या एक धर्म के नाम पे, एक जाति के नाम पे करना चाहता है। ठीक है, कि वो हिंदू है तो हिंदू से ही शादी करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम से ही शादी करेगा। तो ये क्या है? असमानता का भाव है। लेकिन जो हमारा संविधान है वो कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। अगर आप दोनों सहमत हैं आपस में तो आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये से कोई मतलब नहीं है। वो हमें समानता का अधिकार देता है। तो जहाँ पे अंडरलाइन है वहाँ पे देख सकते हैं, आपको कॉपी में दिख रहा होगा लेकिन मुझे पता है कि क्या लिखा होगा। इसके माध्यम से वो कह रहा है कि जब शादी का विज्ञापन या प्रचार करवाते हैं कि हमको शादी करना है, तो क्या कहता है? वो उच्च शिक्षित लोगों द्वारा विज्ञापन है जिसमें जाति का उल्लेख होता है कि मैं क्षत्रिय जाति से हूँ, मैं कुम्हार जाति से हूँ। ठीक है, कुम्हार जाति वाले मुझसे कांटेक्ट करें या उच्च उच्च वर्ग वाले मुझसे कांटेक्ट करें शादी करने के लिए। तो क्या है ये? वैवाहिक विज्ञापन क्या है? एक असमानता का व्यापक रूप प्रस्तुत करता है हमको। असमानता का मतलब क्या? कि सबको समान अधिकार नहीं है। समझ गए ना? तो वैवाहिक विज्ञापन जैसे नहीं देखते हैं कि आप गांव में वगैरह में कि कोई राजपूत है तो वो राजपूत की लड़की से शादी करता है, कोई अगर कोई दूसरा जात का है तो दूसरी जात के साथ उसी के अपने ही जात के साथ शादी करता है। तो क्या है ये? असमानता का रूप है। अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद आ गया अगर तो उससे वैवाहिक संबंध बना सकता है क्योंकि ये संविधान कहता है, लेकिन इसे समाज स्वीकार नहीं करता है। समझ गए? लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। इन विज्ञापनों में जाति और अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित करें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मध्याह्न भोजन और विद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता ही होगा, आपके स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलता है, सभी सरकारी स्कूल में। मिड डे मील स्कूल का मतलब क्या है? मध्याह्न भोजन, दोपहर का भोजन सरकार के द्वारा प्राप्त प्राप्त करवाया जाता है। ठीक है, बच्चों को या प्रोवाइड करवाया जाता है। देश भर के मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने से कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने चले जाते हैं, बाद में वापस नहीं आते। ठीक है बच्चों, कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कई कारण कई विद्यालय में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बल्कि क्या लिखा है, सीजन पढ़ाई के बीच में छोड़ देना भी कम हुआ है। ठीक है, बल्कि जो पढ़ाई जो बीच में छोड़ देते उनको कम हुआ है बच्चों। ठीक है, मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या था? मध्याह्न भोजन का उद्देश्य था कि वह जो खाली पेट जो बच्चे भूखे आते थे स्कूल, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से उनको दोपहर का भोजन प्रोवाइड कराया जाता था। और दूसरा भोजन उद्देश्य क्या था कि जब बच्चे जो भोजन करने घर जाते थे तो वो स्कूल लौट कर नहीं आ पाते थे या नहीं आते थे कि अरे टिफिन टाइम कौन जाएगा स्कूल, कोई नहीं जाता था। इसीलिए मध्याह्न भोजन लाया गया, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई अगर होती है तो बच्चे उपस्थिति रहें और समझ गया पढ़ाई हो। तो मध्याह्न भोजन का ये भी बहुत सारे हैं, मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। एक तो था कि सभी समानता स्थापित करना, कि स्कूल आते हैं तो उच्च धर्म नीच धर्म जितने भी उच्च जाति नीच जाति के लोग हैं वो सब बच्चे आपस में बैठ के एक साथ खाना खाएं, जिससे उनके मन में द्वेष भाव उत्पन्न ना हो। ठीक है, बहुत सारे स्कीम है। मध्याह्न भोजन योजना है जो ज़मीनी लेवल पर महिलाओं को रोजगार भी देता है। जैसे आपको पता है कि जो भोजन पकाते हैं उनको महिला को रोजगार भी मिलता है, नौकरी भी मिलती है। इसका भी कारण है, बहुत सारा कारण है, लेकिन जो बुक में दिया है वो अब जानिए और मैंने एक दो अलग से बता दिया। मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उसके बीच सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। बच्चों जैसे मैं आपको बताया जो मध्याह्न भोजन योजना है उससे सामाजिक दूरियों को कम करना। सामाजिक दूरी का मतलब क्या? मैं एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि हमारे गांव में क्या होता है, या हमारे आप जहाँ रहते होंगे वहाँ पे मान लो कि उच्च जाति का जो राजपूत का बेटा है या बेटी, उससे आप निम्न जाति का बच्चा बात नहीं करता है गांव में। लेकिन जब विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में क्या होता है, सब लोग आपस में बात करते हैं, और जब सब लोग मध्याह्न भोजन का एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो सामाजिक दूरियाँ कम होती है, वो आपस में बात भी करते हैं स्कूल में, जिससे सामाजिक दूरियाँ कम होने के लिए। ठीक है, सामाजिक दूरियाँ को कम करने के लिए मध्याह्न भोजन को लाया गया था, ये भी कारण है। ठीक है, सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उनमें कोई जाति का हो या कोई ना हो। बच्चों ये देखो, सभी बच्चे जो हैं एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। ये नहीं कि उच्च जाति के लिए पनीर बना है और निम्न जाति के लिए चोखा या दाल बना है, ऐसा नहीं। सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए एक ही प्रकार का व्यंजन बनता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है। मध्याह्न भोजन का जो उद्देश्य था सामाजिक दूरी को कम करना, और सामाजिक दूरी को कम करना किससे? जाति से, और सभी बच्चों को आपस में
घुल मिल करवाना है, कोई जाति का हो या कोई ना हो, या कोई उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो। तो मध्याह्न भोजन का उद्देश्य यही था, ठीक है, सामाजिक दूरी को कम करना। समझ गए। इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं। और सामाजिक दूरी को कम करना, और देखो, और जो भोजन बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उच्च जाति के लोग आएंगे, निम्न जाति के लोग आएंगे, नहीं, किसी भी भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लिए नियुक्त किया जा सकते थे। इसका अर्थ क्या है कि हमारे समाज में सभी सामाजिक असमानता का भाव ना उत्पन्न हो। सामाजिक असमानता का मतलब क्या है, सबको बराबर मौका मिले। ये नहीं कि केवल राजपूत जो हैं या निम्न जाति के हैं उनको भोजन दिया जाएगा बनाने के लिए, ऐसा नहीं, सबको बराबर हकदार दिया जाएगा। तो समझ गए मध्याह्न भोजन का क्यों लाया गया था। इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग को नियुक्त किया जा सकता था, चाहे वह दलित हो या महादलित से ही क्यों ना हो बच्चों, ठीक है, दलित या महादलित से ही क्यों ना हो। कहीं कहीं भोजन बनाने वालों को जाति को लेकर विवाद भी हुआ है, पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया है बच्चों, ठीक है। दलित और महादलित, देखो बच्चों, दलित और महादलित में क्या अंतर होता है। देखो, दलित एक ऐसा शब्द है जिससे निचली कही जाने वाले जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ है समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित की ये संकेत है कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। महादलित, सब दलितों में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली दफ़ा महादलित कहा गया था बच्चों, ठीक है। अभिषेक जहाँ रहता है वहाँ पे वो डिस्टोली नाम का एक जगह है। डिस्टोली में पहले एक बोर्ड लगा था, बोर्ड में वहाँ पे लिखा था दलित 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 समाज। अब उसको क्या कर दिया गया है, उसको काला कलर से पेंट करवा दिया है उन लोगों ने। इसका मतलब क्या है, वो भी जागरूक हो गए, उनको भी संविधान का अधिकार पता चलने लगा कि भाई हम दलित हैं। दलित का उनको भी अर्थ नहीं मिला। जब शिक्षा बढ़ा तो उनमें भी जागरूकता आ गई कि हम दलित नहीं रहेंगे, हमको भी अपना अधिकार चाहिए, हमको भी समानता चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का समानता का भाव उत्पन्न हो गया। किससे? शिक्षा की वजह से, संस्कार की वजह से, लोगों की जागरूकता की वजह से बच्चों, ठीक है। जिससे हमारा संविधान कहता है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म नहीं है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और महादलित किसे कहते हैं? जो दलितों में भी सबसे अधिक दलित है उसे कहते हैं महादलित। और महादलित का सबसे पहला प्रयोग बिहार में पहली दफ़ा महादलित का प्रयोग कहा गया, ठीक है। देखो, दलित में क्या आते हैं? ओबीसी आते हैं, ठीक है। और महादलित में क्या होते हैं? एससी और एसटी आते हैं, ठीक है। समझ गए। अब ये क्वेश्चन करना है आपको, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या था, ये क्या है? मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्य को चुनो और लिखो, ठीक है। मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों में समानता दर्शाने वाले वाक्य को चुनो। तो मध्याह्न भोजन और विद्यालय में जितने भी संबंधित चीज़ें हैं वो समानता कैसे दर्शाते हैं, ये आपको लिखना है। समानता का मतलब क्या हुआ? सबको एक ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा, ये समानता दर्शाता है कि नहीं? कि सभी लोगों को एक ड्रेस पहन के जाना, सबको एक ही नल से पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। सबको एक ही समय से आना पड़ेगा, ये क्या है? समानता। ही नहीं कि कोई उच्च जाति का है बाद में आएगा, वो निम्न जाति का पहले आएगा, उच्च जाति का अलग खाना खाएगा, निम्न जाति का नहीं। सबको एक प्रकार का व्यंजन खाना पड़ेगा जो स्कूल में बनेगा, वो या तो निम्न जाति का हो या तो महादलित जाति का हो बच्चों, ठीक है। तो ये सब क्या है? समानता का अधिकार है, समानता दर्शाता है कि यहाँ पे समानता है, सबको प्रार्थना करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्या आपने कभी, ये बता दिया मैंने, ये लिख लेना, क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कैसे? बच्चों, क्या आपने मध्याह्न भोजन के लिए असमानता का अनुभव किया है? असमानता का मतलब समझ गए कि क्या आपके साथ भेदभाव हुआ है मध्याह्न भोजन के दौरान? वो आपको लिखना है, क्या वो हाँ अगर हुआ है तो कैसे, आपको लिख के भेजना है मेरे पास, ठीक है। अभिषेक से खासकर कि क्या आपके साथ हुआ है क्या स्कूल में असमानता का भेदभाव मध्याह्न भोजन स्कीम के द्वारा? समाचार पत्रों की इन खबरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के कई स्थानों पर ऐसा भेदभाव होता है। यह एक व्यापक समस्या जो लोगों की सोच को दर्शाता है बच्चों। आपने देखा होगा अभी जो ऊपर मैंने पेपर दिखाया था वो आप मेरे में धुंधला दिख रहा था, अपने किताब में देख लेना। पेपर में क्या करवाते हैं कि हमको शादी करना हो और आप लिख देंगे सचिन कुमार, जाति कुम्हार, ऐसे विवाह के लिए संपर्क करें। इसका मतलब जाति जो कुम्हार है, कुम्हार जो लिख दिया वहाँ पे, इसका मतलब क्या है? वो जाति से ग्रस्त है, वो जातिगत भावना से ग्रस्त है कि हमको सिर्फ कुम्हार जाति से ही शादी करना है, अन्य जाति से शादी नहीं करना है। लेकिन ये हमको संविधान क्या कहता है? गलत करार देता है कि आप किसी व्यक्ति से, किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से शादी कर सकते हैं, ठीक है। वो समानता का अधिकार है अगर आप दोनों राजी हैं तब, ठीक है। ये नहीं कि समाज भले राजी ना हो लेकिन आप दोनों राजी हैं,
ये क्या कहता है, समानता का अधिकार दिखलाता है सभी व्यक्ति, कोई सा भी व्यक्ति हो, या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो। ठीक है। बाल संसद समानता के लिए क्या कर सकती है बच्चों, चर्चा करें। तो ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था बाल संसद कल किसे कहते हैं। वो समानता कैसे स्थापित करती है विद्यालय में, वो समानता कैसे ला सकती है बच्चों। ठीक है, अगर आपके साथ किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो समानता कैसे ला सकती है, वो चर्चा करना है, अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है। या तो पानी की समस्या हो, ड्रेस की समस्या हो, भोजन की समस्या हो, इस प्रकार से वो बाल संसद समानता ला सकती है बच्चों। उससे बच्चों से पूछ कि आपको पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, तो हम सभी लोग टीचर से शिकायत करके उसको क्या समानता का अधिकार दिला सकते हैं कि नहीं, इसको भी पानी पीने दिया जाए उस नल से। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी बच्चों क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। गरीबी और बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असमानता का सबसे भयानक और सबसे बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है बच्चों। असमानता का सबसे भयानक, देखो बच्चों, जो असमानता होता है, जो असमानता से झेलता है वो गरीब होता है अक्सर। क्यों, असमानता का मतलब क्या, उसे सभी चीज़ों से दूर रखा जाता है बच्चों, उसको सभी चीज़ों से उसको दूर रखा जाता है, वंचित रखा जाता है। जैसे असमानता का मतलब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, कोई काम करने नहीं दिया जाता था, वो ऑफिसर भी बन गए थे, वो बड़े बहुत पद पे भी पढ़ लिख के बन गए थे, तभी भी उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था नल से, कि यह निम्न जाति का है, यह अशुद्ध कर देगा। तो बच्चों आपको पता था, कल मैंने आपको बताया था कि जब असमानता होता है तो दिल को ठेस लगती है। अगर वो दिल को ठेस लगती है तो बच्चों अगर मजबूत रहोगे तो इतिहास लिख दोगे महात्मा गांधी की तरह और अम्बेडकर की तरह। तो वही कह रहा है, असमानता का सबसे जो भयानक स्वरूप है वो गरीबी और बेरोजगारी है। बच्चों आपको ने देखा होगा, जो असमानता का भाव या जो जिसको असमानता या ये सब हुआ है वो गरीबी और बेरोजगारी में ही मर जाता है, ज़िंदगी जीता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी होगी। बिहार में आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता बच्चों। मैं बिहार से हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। ठीक है, लेकिन बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं। क्यों 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 क्योंकि उनको असमानता का भाव झेलना पड़ता है। आपको पता ही होगा आपसे कि बिहार में कितना जातिवाद है कि अरे कानू जाति है, ये कुम्हार जाति है, कानू से दोस्ती नहीं करना चाहिए, राजपूत से दोस्ती नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, असमानता। और असमानता के कारण ही लोग गरीबी और बेरोजगारी में जूझ जाते हैं, और जिससे बिहार में आधे लोग जो हैं रोज़ाना भरपेट भोजन नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उनको असमानता का भाव झेलना पड़ता है। अगर असमानता का भाव झेलेंगे तो सभी संसाधनों से वंचित रह जाएंगे। वंचित का मतलब क्या, सभी संसाधनों से दूर कर दिया जाएगा उसे, कि तुमको मंदिर में नहीं घुसना है, तुमको इस गली में नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि तुम छोटी जाति को, निम्न जाति को, तुम दलित हो, तुम महादलित हो, इसलिए। ठीक है, इसलिए बिहार के लोग गरीब लोग हैं और आधे परिवार से रोजाना भोजन भरपेट आज भी नहीं कर पाते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतीहर मजदूर हैं। सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतीहर मजदूर हैं बच्चों। खेतीहर मजदूर का मतलब क्या है, मैं भी तो गरीब ही हूँ, हम लोग तो भी गरीब हैं। खेतीहर मजदूर का मतलब क्या, जो खेतों में काम करते हैं बच्चों। आपने देखा होगा, जैसे हम लोग भी हैं, हमारा जो खेती होता है वो दूसरों पे खेत में हम लोग काम करते हैं, और उसको जितना भी होता है उसको आधा दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बिहार के लोग हैं वो आधा खेतीहर मजदूर हैं, मतलब दूसरों की खेती पे काम करते हैं, उसे कहते हैं खेतीहर मजदूर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग कौन है, खेतीहर मजदूर। हम भी तो खेतीहर मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। ठीक है, खेतीहर मजदूर, अब खेती हर साल थोड़ा ना होता है, हर वर्ष थोड़ा ना होता है, हर साल होता है लेकिन कुछ महीनों में होता है। ठीक है, 3 महीने 4 महीने उसको छोड़ दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग कौन है, खेतीहर मजदूर है, उसे हमेशा काम नहीं मिल पाता है, इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। क्यों, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लोग खेतीहर मजदूर जो हैं वो गरीब हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। वो खेती पर आश्रित होते हैं या मानसून पर आश्रित होते हैं, कि जब मानसून आ गया तो फिर से दोबारा खेती होगी और फिर से हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। फिर जब खेती का मौसम चला जाएगा फिर से हम लोग क्या हो जाएंगे, खेतीहर मजदूर और गरीब हो जाएंगे। ये भूमिहीन है या उनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है। हम लोग के पास तो थोड़ी भी ज़मीन नहीं है खेती के लिए। तो ये भूमिहीन होते हैं, जो खेतीहर मजदूर होते हैं वो दूसरों की भूमि पे काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास ये अपनी भूमि नहीं है। क्या आपको पता चल रहा है कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो खेतीहर मजदूर वही हैं वो जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं और उनके पास वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके पापा या पिता जो होते हैं दिल्ली वगैरह जाते हैं आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाने। क्यों, क्योंकि हम लोग खेतीहर मजदूर हैं, हमारे पास ना भूमि है, ना हमारे पैसा है और ना वर्ष भर काम मिलता है। ठीक है, इसीलिए वो शहरों के लोग, गांव के लोग अधिकतर जो गरीब होते हैं वो शहरों की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि उनको वर्ष भर काम नहीं मिलता है, इसलिए वो गरीब ना रह जाएं। ठीक है,
उनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन होती है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। ये दोनों तरह की असमानता का सामना करते हैं क्योंकि अधिकांश खेतिहर मजदूर दलित परिवार के हैं। बच्चों, आपको पता है क्या कोई ऊंची जाति का लोग खेती में काम करता है कि करवाता है दूसरे लोगों से? तो बच्चों, वो दूसरों से करवाता है, लेकिन जो खेतिहर मजदूर जो काम करता है दूसरों के खेतों में, उसे कहते हैं खेतिहर मजदूर। ठीक है, जिसके पास खुद की खेती नहीं होती है, जिनके पास, वो बहुत ही गरीब होता है, वो या दलित परिवार के होते हैं। ठीक है, वो दलित परिवार का होते हैं, उनके पास खुद की खेती नहीं होती है, खुद की भूमि नहीं होती है। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। तो एक तरफ तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मतलब क्या है? वर्ष भर काम ना मिलना, या काम ना मिलने को कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, काम न मिलने को कहते हैं बेरोजगारी। और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव का मतलब क्या? कि तुम लोग मेरा काम कर दोगे, फ्री में काम कर दोगे। जैसे आपने बिहार वगैरह में देखा होगा कि किसी के घर पे शादी वगैरह होती है तो छोटी जाति से बर्तन धुलवाते हैं। ठीक है, फ्री में धुलवाते हैं, जिससे सामाजिक भेदभाव। क्यों? क्योंकि छोटी, आपको पता है कि छोटी जाति का है, दलित है, गरीब है, ये कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इसको मारेंगे, पीटेंगे और काम भी करवाएंगे। उसे कहते हैं सामाजिक भेदभाव। ठीक है बच्चों, आपसे सामाजिक भेदभाव का, आपसे तू तड़क के बात किया जाएगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, कहीं किसी की कुर्सी पे बैठ नहीं सकते हैं बिना पूछे। ठीक है, उसे कहते हैं सामाजिक भेदभाव। और ज़्यादा बिहार में होता है, इसलिए बिहार के लोग क्या, आज भी गरीब हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी जो है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग कौन, कहाँ पे हैं? बिहार में ही। यह सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव के कारण ही गरीब हैं, बेरोजगार हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए? अब विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। बच्चों, मैंने आपको बता दिया ये बिहार में कैसे होता है, क्या होता है। और बिहार में हर जगह जहाँ के लोग गरीब हैं, जहाँ के लोग मतलब ज़्यादा अमीर नहीं हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, उनके साथ संसाधनों का भेदभाव होता है। समझ गए? संसाधनों का भेदभाव का मतलब क्या? कि अगर कोई सरकार के पास कुछ आ रहा है तो सब लोगों के पास नहीं बांटा जाता है, सिर्फ बड़े बड़े लोग के पास बांट दिया जाता है। जिनके पास होता है उनको भी बांट दिया जाता है, लेकिन जो गरीब है उनके पास यह नहीं दिया जाता है, उनको नहीं उपलब्ध कराया जाता है। उनके पास, गरीब लोग के पास राशन कार्ड तक नहीं है जिससे वो अपना गुजारा कर सके बच्चों। ठीक है, तो इसलिए तो पढ़ना है, इसीलिए पढ़ के बनना है। ठीक है, विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। तो बच्चों, ये तो भारत में हुआ था, लेकिन अब विश्व स्तर पर देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने रंग भेद के खिलाफ विश्व स्तर पर किया, उसी प्रकार विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे या असमानता के मुद्दे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना है। आपको बताया था मैंने ऊपर फर्स्ट वीडियो में, जाके फर्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, तो अफ्रीका में क्या हुआ था, उनके साथ अश्वेतों द्वारा भेदभाव हुआ था। उनको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया था और उनको ट्रेन से धक्का मारकर निकाल दिया गया था। थोड़ा पानी पी ले। तुम भी पानी वानी लेके बैठा करो। ठीक है सब लोग। और वीडियो अगर तेज लग रहा होगा, वीडियो की स्पीड ज़्यादा होगी, तो साइड में 3 बटन दिया होगा, वहाँ से वीडियो को स्पीड कम कर सकते हैं तुम लोग। ठीक है, कभी वीडियो की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो कम कर लेना और चीज़ों को समझना। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ चीज़ों को समझना। वीडियो अगर समझ में नहीं आएगा तो 1-2 बार 3 बार देखना उसको। ठीक है, विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष एक लंबा इतिहास रहा है बच्चों। यह हमारे, अभी देखा मैंने बिहार के बारे में बताया था, ये हर जगह हो सकता है ऐसे। ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कहीं भी हो सकता है, केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। हर जगह भेदभाव होता है, लेकिन अब शहरों में धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बिहार में अभी भी यहाँ है। अब विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे बच्चों गांधी जी ने उठाया था भारत से। तो विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। कई उदाहरणों में एक अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट के रूप में जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तो विश्व स्तर पर समानता के लिए एक तो बच्चों रंग भेद वाला बताया था, और एक है अमेरिका का एक आंदोलन है नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट्स के रूप में जाना जाता है बच्चों। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि नागरिक अधिकार आंदोलन किसके लिए है, लिख देगा गरीबी हटाओ के लिए, मजदूरी के लिए, आर्थिक समानता के लिए, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, आर्थिक समानता के लिए। यह अधिकार किसके लिए है, आर्थिक समानता के लिए। समानता का मतलब क्या, आपको मैंने बताया था कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ। ठीक है, इस आंदोलन से की जड़ में 1 दिसंबर 1955 को वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स, जो एक अधिकारी अमेरिकन महिला थी, एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी। क्या कह रहा है, इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 को वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स,
जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला है, अफ्रीकी अफ्रीकन। आपको पता है कि गांधी जी जब अफ्रीका में गए थे तो उनको एक व्यक्ति ने, अधिकारी ने गांधी जी को बाहर निकाल दिया था ट्रेन से। अफ्रीका अमेरिकन महिला, अफ्रीका अमेरिकन महिला मतलब क्या है? कोई महिला है अफ्रीका से अमेरिका में वो रहने लगी है, उसे कहते हैं अफ्रीका अमेरिकन महिला। समझ गए? वो अफ्रीका से, देखो यहाँ पे है अमेरिका, यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे है अफ्रीका, यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है अपना प्यारा भारत, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है अंटार्कटिका। तो यहाँ से अफ्रीका से यहाँ पे गई थी अमेरिका, ठीक है। वो पहले यहाँ के थे, गांधी जी भारत से यहाँ पे गए थे, ठीक है। गांधी जी भारत से अफ्रीका गए थे, और ये अफ्रीका महिला है रोजा पार्कस, वो यहाँ से लेकर यहाँ गई थी, ठीक है, अमेरिका गई थी। तो वही कह रही है कि एक अफ्रीका महिला ने एक गोरे व्यक्ति को अपनी बस सीट नहीं दी, एक गोरे व्यक्ति को अपनी बस सीट नहीं दी, क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थक गई थी। वह श्वेत लोगों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। वह श्वेत लोगों के लिए, देखो बच्चों, जब वह रोजा पार्कस थी वो बहुत ही काम करके थक गई थी, लेकिन वो जो श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनके लिए क्या था? उनके लिए सीट आरक्षित था। आरक्षित का मतलब क्या है? उनके लिए रिजर्व था, वो खाली रहेगा। जब गोरे लोग आएंगे तो स्वयं बैठ जाएंगे, उस पर कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। तो श्वेत आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरा व्यक्ति रोजा पार्कस द्वारा सीट नहीं दिए जाने पर अपना अपमान समझा, क्योंकि वहाँ एक यह नियम था कि अश्वेत अलग सीट पर बैठेंगे। समझ गए? अश्वेत जो लोग हैं, काले लोग हैं, वो अलग सीट पर बैठेंगे, और जो गोरे लोग हैं वो अलग सीट पर बैठेंगे। लेकिन जो रोजा पार्कस काली थी और वो गोरे लोग की सीट पर बैठ गई, लेकिन जब गोरा व्यक्ति जब आया तो कहा कि ये सीट खाली करो, तो उसने मना कर दिया सीट खाली करने से। क्यों? क्योंकि वो थक चुकी थी, और वैसे वह जो सीट था वो गोरे व्यक्ति के लिए, गोरे व्यक्ति के लिए था, लेकिन रोजा पार्कस काली थी और वहाँ पे बैठ गई, ठीक है, क्योंकि वह नियम था कि अश्वेत लोग उस सीट पे बैठेंगे। इस प्रकार ड्राइवर बस को थाने ले गया, फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों बताओ, ये जो काले गोरे के लिए यहाँ पे लड़ाई हो जा रहा है, अमेरिका में हो जाता है, ठीक है, और अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? रोजा पार्कस को। फिर महिला अपनी जगह डटी रही और अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीट से नहीं हटा था, वो गोरे व्यक्ति का सीट था। क्योंकि गोरे व्यक्ति के लिए क्या थी? सीट पहले से रिजर्व रहती थी कि कोई भी यहाँ पे नहीं बैठेगा काला लोग, यहाँ पे सिर्फ गोरे लोग बैठेंगे। लेकिन रोजा पार्कस जो महिला थी अफ्रीका अमेरिकन की, वो वहाँ पे बैठ गई थी, ठीक है। इसके परिणामतः अफ्रीका अमेरिकन के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। बच्चों, तो फिर इसके बाद यहाँ पे ये नोट कर लेना, वो महात्मा गांधी ने चलाया था और ये रोजा पार्कस ने चलाया था। अफ्रीका अमेरिकन के साथ असमानता के मुद्दे देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रोजा पार्कस की कहानी आपको याद आनी चाहिए हमेशा, ठीक है। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम, कि सब लोगों को अधिकार है कि कहीं भी बैठ सकते हैं। ये नहीं कि गोरे लोगों की सीट रिजर्व कर दिया जाए, काले लोगों की नहीं किया जाए। सबको एक समान अधिकार दे दिया। किसने? 1964 में अमेरिका में श्वेत अश्वेत आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी। जो गोरे और काले में जो भेदभाव था उसको रोक लगा दिया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो ये याद रख लेना, देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया था। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में लाया गया अमेरिका में, ठीक है। आपसे पूछेगा कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो 1964 में। कहाँ पे? अमेरिका में सबसे पहले। और ये नागरिक अधिकार अधिनियम क्या है तो आप लिख देंगे ना इस पर। 10 लाइन अगर लिखने के लिए कहा जाए कि नागरिक अधिकार अधिनियम क्या है तो आप लिख सकते हैं। और महात्मा गांधी वाला भी याद रखना, उनको महात्मा गांधी, रोजा पार्कस ने अमेरिका में चलाया था, ठीक है, ये आंदोलन, लेकिन गांधी जी ने कहाँ? अफ्रीका में चलाया था। याद रखना, रोजा पार्कस ने अमेरिका में और गांधी जी ने कहाँ पे? अफ्रीका में। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। बच्चों याद रखना, शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रभाव हुआ। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में ही उनका नामांकन होता था, जिसमें बंद कर दिया गया। बच्चों सोचो कि अश्वेत और अश्वेत का बुरा प्रभाव कितना पड़ेगा। जब यहाँ पे देख रहे हैं कि अश्वेत और अश्वेत, श्वेत और अश्वेत में एक सीट के लिए लड़ाई हो रही है कि यहाँ पे सिर्फ गोरे लोग बैठेंगे और यहाँ पे सिर्फ काले लोग बैठेंगे। ये सिर्फ सीट के लिए लड़ाई हो रही है, तो क्या अलग और सभी संसाधनों पे उनके लिए लड़ाई नहीं होती होगी? गोरे व्यक्तियों के लिए अलग स्कूल अलग होगा, काले व्यक्तियों के लिए स्कूल अलग होगा, गोरे व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल अलग होगा,
और काले व्यक्तियों के लिए हॉस्पिटल अलग होगा। गोरे के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी, काले के लिए नई शिक्षा मिलेगी, उतनी अच्छा नहीं मिलेगी। गोरे के लिए एक से एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे, सुविधा होगी, लेकिन कालों के लिए उतना सुविधा नहीं होगी। इससे क्या है, कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है बच्चों, देख रहे हैं। इसको कहते हैं भेदभाव, आर्थिक समानता नहीं मिलना, असमानता। वही तो बिहार में भी दिखता है ना, जातिवाद। यहाँ पे लेकिन जातिवाद है, यहाँ पे काला गोरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जातिवाद है, तुम किस धर्म से हो, तुम किस जाति से हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम कानू हो, तुम चमार हो, ठीक है। इसी प्रकार इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। इसे कह दिया कि तुम नहीं भाई, अब इसको बंद करो। 1964 में, याद कर लेना, ठीक है। कौन सा अधिनियम के द्वारा, नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा। अगर कोई कहे कि नागरिक अधिकार अधिनियम क्या है, इस पर 10 लाइन बोलो तो बोल देना, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पानी के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत इसको सबको ख़त्म कर दिया गया। अब सबको समान अधिकार है, कोई से भी स्कूल में जा सकते हैं, कोई से भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, कोई भी पानी पी सकते हैं, कोई भी खाना खा सकते हैं। अश्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले गए थे और उनका नामांकन होता था, और जिन्हें बंद कर दिया गया वे अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी कहीं जा सकता है। किंतु वे आज भी अपनी असमर्थता और आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहां श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती हैं बच्चों, ठीक है। परंतु आज भी वह, देखो बच्चों, ये अधिकार अधिनियम लागू भी कर दिया गया, परंतु आज भी कई लोगों के पास आर्थिक वह श्वेत और अश्वेत के बीच असमानता नजर आती है। क्यों? क्योंकि वह मानसिक ग्रस्त हो गए हैं, उनके माइंड में अभी तक बैठा है कि हम लोग नीची जाति के हैं, ऊंची जाति के हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे समाप्त कर दिया गया है कानूनी रूप से। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है, चुनौतियाँ लोकतंत्र की चुनौतियाँ पढ़ने वाले हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? सभी को समान अधिकार, जहाँ पे सभी लोग अपना अधिकार ले लें, अपने अधिकार से अपने अधिकार से किसी भी नेता को चुन सकें, समझ गए। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ समानता अनिवार्य रूप से होगी। लोकतंत्र बच्चों जहाँ नहीं होगी वहाँ पर समानता नहीं होगी, याद रख लेना। लोकतंत्र, अगर वहाँ पर राजतंत्र हो जाएगा, राजतंत्र का मतलब क्या है? राजा का तंत्र, राजा का शासन। अगर राजा का शासन हो जाएगा तो क्या, केवल एक व्यक्ति में सबके पावर होगा और जो राजा कहेगा वैसा प्रजा को करना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या होगा कि राजा जैसा कहेगा तो लोग मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, उसके प्रति आवाज़ भी उठा सकते हैं। अगर सरकार गलत कदम ले रही है या गलत कार्य कर रही है तो जनता उसका विरोध कर सकती है, परंतु राजतंत्र में कोई विरोध नहीं कर सकता। अगर राजा ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो यही याद रखना कि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार मिलता है, ठीक है, या कुछ भी हो। अंततः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि वो सबको समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए बच्चों, ठीक है, सबको समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, सबको साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। किंतु बहुत बार ऐसा नहीं होता, समानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए, साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बात सामने रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, जन आंदोलनों में भाग लेते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में अगले अलग अलग अध्यायों में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्षों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो बच्चों, अगर असमानता का भाव अगर लगता है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या मेरे साथ भेदभाव हो रहा है सरकार के द्वारा, तो क्या कर सकता है वो? गोष्ठी का मतलब क्या? समूह के द्वारा उसका प्रचार कर सकता है, जन आंदोलन कर सकता है, उसके सरकार के प्रति क्या, सरकार के प्रति आवाज़ उठा सकता है बच्चों, ठीक है। सरकार से क्या, प्रश्न पूछ सकता है। ये लोकतंत्र क्या है? अधिकार है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, कोई भी ग्रुप नहीं बनाएंगे, कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। अगर राजा ने एक बार कह दिया तो कह दिया, आप उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या है कि अगर सरकार गलत कदम ले रही है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आंदोलन चला सकते हैं उसके प्रति, समझ गए। तो ये क्या है? एक प्रकार का आज़ादी है। तो अब क्वेश्चन आंसर कर लेना, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेरे भाई ने पीडीएफ में नहीं दिया है, तो क्वेश्चन आंसर कर लेना। और मुझे लगता है कि मैंने सारा चीज़ करा दिया है। अगर आपने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा से देखा होगा तो मेरे को लगता है कि सारा चीज़ आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। चलो, क्या क्या लिखा है? अपने आस पड़ोस को समानता और असमानता दर्शाने वाले 3 व्यवहार का उल्लेख करें। असमानता और असमानता के व्यवहार दर्शाइए। यहाँ पे समानता के व्यवहार क्या है? समानता का व्यवहार क्या है बच्चों? कि अगर कोई स्कीम आता है मुखिया के द्वारा तो सबको मिलता है, जैसे पानी का, ठीक है। अगर कोई कूड़ा वाला अगर आता है मुखिया के द्वारा स्कीम या सरकार के द्वारा तो सबको मिलता है। ऐसे एक और ले सकते हैं जैसे, ठीक है। और यहाँ पे असमानता का मतलब जातिवाद,
ठीक है, लिख सकते हैं भेदभाव, ये सब लिख सकते हैं, आपको मैंने पढ़ा दिया। क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और कैसे? क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा विरोध किया है, असमान व्यवहार किया है? अगर किया है तो कैसे और क्यों? क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? क्या आपको ऐसा लग सकता है कि वो अच्छा नहीं है? क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? ठीक है, यदि आप रोजा पार्कस की जगह दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते? बच्चों, यदि रोजा पार्कस की तरह आप अगर अगर दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते आप? रोजा पार्कस को वहाँ से बस से उतार दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अगर आप होते तो वहाँ पे क्या करते बच्चों? ठीक है, लिखना इसको। जैसे महात्मा गांधी अगर होते तो आप क्या करते आप? क्या आपने कभी पंक्ति में खड़े लोगों के बाद जाने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया है? यदि हाँ तो क्यों? क्या आपने पंक्ति में खड़े लोगों के बाद में आने के बावजूद आगे जाने का प्रयास किया है? देखते हैं कि हम लोग कोई लाइन लगी है यहाँ पे, कोई मान लो कि भंडारा हो रहा है, कोई लाइन लगी है तो कोई लोग यहाँ से आके बीच में घुस जाते हैं, कोई सबसे पहले चले जाते हैं। वो क्या है? सबके साथ भेदभाव हो रहा है, समान हो रहा है, असमानता हो रहा है। इतने बड़े लाइन में लोग खड़े हैं, पागल नहीं है, लेकिन कोई बड़ा आदमी आया और आगे आके लग गया, तो वो क्या है? भेदभाव है, असमानता का भाव है। असमानता के कई रूप हो सकते हैं, कैसे और ठीक है, आपको लिखना है। तो बच्चों, मेरे को लगता है कि मैंने A to Z A to Z कंप्लीट कर दिया। आपको इस लोकतंत्र में समानता का सारा कॉन्सेप्ट A to डिटेल में आपको मैंने दे दिया 2 पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगी चैप्टर 2, ठीक है, राज्य सरकार, वो आपको मिस नहीं करना है। और लोकतंत्र में ये जितना भी चैप्टर है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान, ये आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, आपको बेसिक मजबूत कर देगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कोई बदमाशी नहीं कर रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, मैं टाइम निकाल कर आपको वीडियो बनाते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।